कोरोना संक्रमण के बाद अब H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते हमीरपुर जिला के सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल ऑफिसर और CHO को ट्रेनिंग दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अब एक बार फिर से एक नए वायरस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश में लगातार H3N2 फ्लू के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए हम सबको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कोविड की सैंपलिंग को बढ़ाने तथा फ्लू के सभी केसों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि H3N2 एक ऐसा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आमतौर पर सुअरों से मनुष्यों में फैलता है। इसके लक्षण मौसमी फ्लू वायरस के समान होते हैं। इसमें बुखार और खांसी एवं बलगम समेत श्वसन संबंधी समस्याओं के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, उल्टी व दस्त सहित अन्य समस्याएं भी होती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस भी एक दूसरे से फैलता है। यह भी कोरोना की तरह ही एक संक्रामक बीमारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए, साथ ही एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए और हाथों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री ने क्या कुछ और विशेष जानकारी दी है, सुनते हैं। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से संतोष कुमारी की रिपोर्ट। नमस्कार। जैसे कि सब लोगों को पता है कि भारतवर्ष में कुछ H3 और N2 के केसेस जो आ रहे हैं, इसी संदर्भ में हिमाचल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ने 3-4 दिन पहले जो है वो हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल जो थे वो लोगों को बताए गए, ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया। तो जैसे कि आप पता है कि इस मौसम में कई बार जो है वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस जो होती है हमारी हो जाती हैं, जिसमें गले में तकलीफ होती है और बुखार आता है, दर्द होती है, इस तरह की बीमारी होती है, नॉर्मली भी होती है। लेकिन ये जो फ्लू है जिसे H3 और N2 कहा गया है, इस तरह के अलग अलग वेरिएशन होती है। इन्फ्लुएंजा का ये वायरस होता है और ये सबसे पहले 1918-19 में हुआ था, जिसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था और उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद एशियन फ्लू हुआ 1957 में, उसके बाद हांगकांग फ्लू हुआ 1968 में और लेटेस्ट जब हुआ था वो 2009 में हुआ था, 9-10 में, जिसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना गया था। वो H1N1 था, यानी कि इसी की वायरस की एक किस्म थी जिसको स्वाइन फ्लू हुआ था। और उस टाइम हमीरपुर में भी 2009-10 में काफ़ी केसेस हुए थे इस स्वाइन फ्लू के। अब जो है वो H3N2 का जो वेरिएंट है उसी वायरस का एक किस्म है जो कि वो कई हिस्सों में भारतवर्ष में पाई गई। उसमें गाइडलाइन यही है कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार होता है वो एक तो चेक कराए। जो नॉर्मल केस होता है उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ गार्गल लेनी है, पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, जिसको कैटेगरी A कहते हैं। जो कैटेगरी B है उस स्टेज में जो फीवर है वो बढ़ जाता है, गले में दर्द बढ़ जाएगी और इसके अलावा अगर उसकी उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा है या कोई गर्भवती महिला है या बच्चा है, किसी को छाती की रोग है, अस्थमा है, उन लोगों को कैटेगरी B में रखा जाता है। कैटेगरी B में जो है वो दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम इसकी स्पेशल दवाई होती है और स्टेल्नोमावीर के नाम से आती है वो दवाई, टैमी फ्लू के नाम से आई थी उस टाइम 2009 में भी। उस दवाई दी जाती है उन लोगों को जिनको कैटेगरी B या C में आते हैं लोग, है ना, लेकिन उनका टेस्ट भी नहीं किया जाता है। जो कैटेगरी C है उसमें ये लक्षण तो होते हैं हाई ग्रेड फीवर, लेकिन उसके साथ साथ सांस चढ़ना, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, दौरा पड़ना, मुंह या छाती से खून आना, पेट खराब हो जाना, उनको फिट दौरा पड़ जाने के साथ दिमागी तौर पे भी कुछ दिमाग में चला जाता है, इसका कीटाणु हो जाना, तो उस स्टेज में कैटेगरी C हो जाती है। उसमें उन लोगों को दवाई भी ज़रूरी है, उन लोगों का टेस्ट भी ज़रूरी है और उनको एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है और साथ साथ ऑक्सीजन या उसको IV लाइन या इंजेक्शन, ग्लूकोज जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ जाती है। वो कैटेगरी C के पेशेंट होते हैं। तो इसका जो फैलने का तरीका है वो वही है जो कोविड का है कि ये खांसी से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एक दूसरे से हो जाता है इस तरह से। तो प्रिकॉशन भी वही है, इसके मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें
और अगर किसी को ये इस तरह के सिम्टम आते हैं खांसी बुखार वाले, तो अगर उसका टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसको 7 दिन तक जो अंदर रहे आइसोलेशन में उसको रखा जाए। और जो अगर कन्फर्म हो जाता है ये H3N2, तो जो उसके कांटेक्ट में आए लोग उनको भी जांच करानी पड़ती है, उनको भी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इसकी सामान्यतः इसकी ट्रीटमेंट जो है हम पेशेंट को 5 दिन में ही दे देते हैं और 2 टाइम में दवाई दी जाती है। और जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे फैमिली मेम्बर है या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर जो इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनको भी दवाई खानी पड़ती है। वो 1 बार इस दवाई को दिन में लेते हैं और इस तरह से हम ठीक हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं, जिसको ILI सिम्टम बोलते हैं, जिसमें गला ख़राब होता है, दर्दें होती हैं, बुखार आ जाता है, तो वो अपने आप को चेक कराए। और इसकी सुविधा जो है फिर हमारे मेडिकल कॉलेज में जो भी इसकी सुविधा होगी टेस्टिंग की, H3N2 की, बाकी टांडा में है, IGMC में है, नेर चौक में, वहाँ भी टेस्ट हो रही है। अभी तक हमारे पास जो है वो इस तरह का कोई भी केस नहीं आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इससे, लेकिन सजग रहने की हमें ज़रूरत है, ताकि जो कोविड की जो प्रिकॉशन थी उसी तरह इसको भी दूर कर देंगे। और उन्हीं सावधानियों को हमने रखना है जो हमने कोविड के टाइम ली, वही सावधानियां हमें इसमें रखनी पड़ती हैं। और इसमें भी हमें टेस्ट करवा के ही कन्फर्मेशन होता है, और टेस्ट जो है वही नाक से या गले से वो वही इसी तरह टेस्ट लिया जाता है जैसे हम कोविड टेस्टिंग में लेते हैं।